कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 4 अर्थशास्त्र अध्याय 8 जीवन रक्षक कौशल यानी प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा से लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए जिन जिन तरीक़ों को अपनाया जाता है वो तरीके जीवन रक्षक कौशल कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जीवन रक्षक के जो विभिन्न कौशल हैं, जो प्रशिक्षण है, उस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करना है। आइए चलते हैं इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखिए, इस पर आधारित प्रश्न जीवन रक्षक कौशल पर आधारित प्रश्न। आपदा आ जाने के बाद आपदा प्रबंधन के कार्य में किसकी हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो उसमें जो खोज और बचाव दल का कार्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। खोज एवं बचाव कार्य किस पर निर्भर करता है? तो खोज एवं बचाव दल की शक्ति, क्षमता और कामगारकता यानी काम की क्षमता पर निर्भर करता है। खोज एवं बचाव कार्य कैसे किया जाता है? खोज एवं बचाव कार्य समुदाय के सहयोग और टीम भावना से किया जाता है। खोज एवं बचाव दल में शामिल करने में किनको प्राथमिकता दी जाए? तो इसमें जो है भूतपूर्व सैनिक, ग्रामीण दस्तकारों एवं स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पिल्लोबा क्या है? पिल्लोबा निकोबार में अनेक छोटे द्वीपों में से एक है, यानी निकोबार द्वीप समूह का एक सबसे छोटा द्वीप क्या है? पिल्लोबा। प्राथमिक उपचार की कार्य योजना अंग्रेजी में क्या कहलाती है? प्राथमिक उपचार की जो कार्य योजना है उसे अंग्रेजी में DRABC कहा जाता है। बेहोशी से क्या आशय है? जब व्यक्ति थोड़े देर के लिए अचेत हो जाता है तो उसे बेहोशी कहा जाता है। जलन किसे कहते हैं? शुष्क ऊष्मा के संपर्क में आने के कारण त्वचा को जो क्षति पहुंचती है उसे जलन कहते हैं। प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक उपचार का उद्देश्य पीड़ित की हालत बिगड़ने से रोकना है। प्राथमिक उपचार का सुनहरा नियम क्या है? शांत रहो, भयभीत न हो। यदि आपको लोगों को बचाना है तो किस बात का ध्यान देंगे? बहादुर बने और शांत रहें। कुत्ते के काटने के प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है? रेबीज की रोकथाम करना। विषाक्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसके सेवन से क्षति, बीमारी अथवा मृत्यु हो जाती है विषाक्त पदार्थ कहलाता है। बचाव कर्मियों के 2 निजी उपकरण लिखिए। एक तो हेलमेट, दूसरा टार्च। रक्तस्राव किन कारणों से हो सकता है? कटने, छिलने एवं विंधने यानी छेदने के कारण रक्तस्राव होता है। अस्थिभंग से क्या आशय है? अस्थिभंग से आशय उस चोट से है जो अस्थिपंजर को प्रभावित करती है। जब शून्य से कम तापमान में रहने के कारण शरीर के टिश्यूज में अकड़न आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पाला मारना। खोज एवं बचाव कार्य को परिभाषित कीजिए। खोज एवं बचाव का कार्य तकनीकी स्वरूप का कार्य है और इसे प्रशिक्षित कर्मियों के ऐसे दल द्वारा किया जाता है जो अपना जीवन खतरे में डालकर विपरीत परिस्थितियों में हताहत लोगों का जीवन बचाने एवं उनकी देखभाल का कार्य करते हैं।
किसी भी प्राकृतिक आपदा के पश्चात खोज एवं बचाव दल के मुख्य उद्देश्य बताइए। इनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्षतिग्रस्त इमारतों में मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना, फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार और उन्हें चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाना, मृतकों के शवों को सुपुर्दगी, बरामदगी एवं निपटान का काम करना, बचाए गए लोगों को अस्थायी सहायता तथा आश्रय देना। खोज एवं बचाव कार्य कितने तरीके से किए जाते हैं? खोज एवं बचाव कार्य 2 तरीके से किए जाते हैं। नंबर 1, आपदा आने के तुरंत बाद समुदाय के लोगों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय बचाव कार्य आरंभ किए जाते हैं। नंबर 2, गंभीर परिस्थितियों में समुदाय के बाहर से विशेषज्ञ की सहायता ली जाती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, देखना, घटनाओं पर प्रत्यक्ष नज़र रखें और स्वयं पूरी जांच करें। नंबर 2, ध्यान दें, सूचना के सभी स्रोत, समुदाय, सरकारी अभिलेख, मीडिया पर ध्यान दें। नंबर 3, महसूस करें, खतरों की सच्चाई और जवाबी कार्रवाई करने की अपनी स्वयं की क्षमता के बारे में गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करें। पाला मारना क्या है? पाला मारने की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब शून्य से कम तापमान में रहने के बाद शरीर की टिश्यूज में अकड़न आ जाती है। इस रोग के लक्षण त्वचा का रंग सफ़ेद या मोम जैसा हो जाता है, त्वचा का कठोर एवं शून्य हो जाना इसका लक्षण है। रक्तस्राव रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? रक्तस्राव रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। नंबर 1, सीधे दबाव डालेंगे। नंबर 2, पीड़ित व्यक्ति को नीचे लिटाएंगे और चोटग्रस्त हिस्से को हृदय से ऊपर उठाएंगे और हड्डी टूटने का संदेह होने पर यह कार्य धीरे धीरे करेंगे। नंबर 3, रक्तस्राव रोकने के लिए पट्टी बांधेंगे और पट्टी को कम से कम हर दिन बदलते रहेंगे। नंबर 4, यदि आवश्यकता होगा तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएंगे। रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो रक्तस्राव के उपचार के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, रक्तस्राव नहीं रुकने पर दबाव बिंदु को हाथ से दबाएं। यदि घाव के अंदर कोई चीज़ दिखाई देती है तो घाव के दोनों ओर से दबाएं और पट्टी लगाने से पहले इसके ऊपर पैड रखें। नंबर 3, संक्रमण से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो दस्ताने पहने। नंबर 4, यदि पीड़ित व्यक्ति अचेत हो गया है तो DRABC नियमों पर ध्यान दें। यानी प्राथमिक उपचार का जो नियम है फर्स्ट एड का, उस पर ध्यान दें। बचाव कार्य के लिए किस तरह की भावना होना जरूरी है? तो बचाव कार्य में टीम भावना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और परिस्थिति के अनुकूल जवाबी कार्रवाई करने के लिए टीम के सदस्यों में तालमेल और योजनाबद्ध ढंग से काम करने की भावना होनी जरूरी है। प्राथमिक उपचार से क्या आशय है? प्राथमिक उपचार किसी दुर्घटना के तुरंत बाद किए जाने वाला उपचार है जिसका उद्देश्य पीड़ित की हालत को और बिगड़ने से रोकना है। इसमें दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध मानव संसाधनों और सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अपना प्राथमिक उपचार किट बनाएं। प्राथमिक उपचार किट बनाने के लिए इसमें ये वस्तुएं रखें। क्या क्या रखना है? रुई, चिपकाने वाली टेप, क्रेप, बैंडेज,
कीटाणु रहित मरहम पट्टी, तिकोनी बैंडेज, थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, साबुन, पीड़ानाशक दवा, एंटासिड तथा ORS पैकेज। तो पीड़ादायक दवा यानी जो दर्द निवारक दवा है, एंटासिड मतलब जो क्या कहेंगे, एंटासिड यानी जो एसिड बनता है पेट में, उसके लिए एसिड गैस जो बनती है उसके लिए है। और ORS जो है जल तथा जो है खनिज पदार्थों की जो मिनरल होता है उसकी पूर्ति करता है, खासकर जब डिहाइड्रेशन हो जाता है। प्राथमिक उपचार की कार्य योजना अंग्रेजी में क्या कहलाती है? स्थानीय रूप में उपलब्ध संसाधनों से स्ट्रेचर बनाने के तरीके के नाम बताइए। देखिए, प्राथमिक उपचार की कार्य योजना अंग्रेजी में DRABC कहलाती है। स्ट्रेचर बनाने के तरीके: मित्रों के साथ मिलकर हाथ से स्ट्रेचर बनाना, ऊपरी वस्त्र का उपयोग से स्ट्रेचर बनाना, सीढ़ी रस्सी के उपयोग से स्ट्रेचर बनाना। तो ये जो प्राथमिक उपचार आपको स्काउट गाइड आदि में सिखाया जाता है कि कैसे हाथों को मिलाकर के स्ट्रेचर बना लिया जाता है, और कैसे जो है ऊपर मतलब वस्त्र यानी जैसे तौलिया है या गमछा है, इस तरह के जो हैं उसके भी स्ट्रेचर, या चद्दर है तो इसके स्ट्रेचर बन जाते हैं। सीढ़ी और रस्सी से भी स्ट्रेचर बन जाते हैं। तो ये तरीका जो है स्काउट गाइड आदि में सिखाया जाता है। बिजली का करंट लगने पर पीड़ित का प्राथमिक इलाज किस प्रकार करना चाहिए? बिजली के करंट से पीड़ित व्यक्ति के इलाज का सबसे अच्छा उपाय है कि बिजली की सप्लाई को तुरंत काट दिया जाए और पीड़ित व्यक्ति को गैर चालक सामग्री के साथ उस स्थान से हटा दिया जाए। DRABC का पालन करें और प्रभावित हिस्से को साफ सुथरी मरहम पट्टी से ढक दें और यदि आवश्यक हो तो घायल को अस्पताल ले जाएं। दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार के लिए अपनाई गई DRABC कार्य योजना क्या है? तो DRABC कार्य योजना से आशय है चेक फॉर डेंजर यानी खतरे की जांच करना, चेक फॉर रिस्पॉन्स यानी प्रक्रिया की जांच करना, और चेक फॉर एयरवे यानी वायुमार्ग की जांच करें, चेक फॉर ब्रीथिंग यानी सांस की जांच करें, चेक फॉर सर्कुलेशन यानी संचरण की जांच करें। तो ये DRABC कार्य योजना है जिसमें जो है खतरे की जांच, प्रतिक्रिया की जांच और वायुमार्ग की जांच, सांस की जांच और सर्कुलेशन यानी संचरण की जांच इसमें शामिल है। इन सबको मिला करके DRABC नाम दिया गया है, यानी चेक फॉर डेंजर, चेक फॉर रिस्पॉन्स, चेक फॉर एयरवे, चेक फॉर ब्रीथिंग, चेक फॉर सर्कुलेशन। तो इन सबको मिला करके एक शॉर्ट फॉर्म DRABC कार्य योजना लिख दिया गया है या बनाया गया है। सर्पदंश की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? कोई चार उपचार बताएं। तो सर्पदंश की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति के निम्नलिखित उपचार करें। सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को
हृदय के अंग को हृदय से नीचे रखें। सर्पदंश वाले हिस्से से 15 या 30 सेकंड तक निर्बाध रक्तस्राव होने दें और सर्पदंश से प्रभावित अंग पर हुए घाव से 2 इंच दूरी पर रोलर बैंडेज मजबूती से बांध दें। प्रभावित हिस्से को साबुन से धोएं और रोगाणु मुक्त रखें। बेहोशी की हालत में रोगी का प्राथमिक उपचार किस प्रकार करना चाहिए? तो बेहोशी की हालत में रोगी का जो उपचार है वो निम्न प्रकार से करना चाहिए। नंबर 1, पुरुष या महिला को गिरने से पहले पकड़ लें। नंबर 2, उसके शरीर को चिकोटी मार कर देखें कि उसके क्या हरकत की। नंबर 3, चोट की जांच करें और बेहोशी आने का कारण पता लगाएं। नंबर 4, सिर को पीछे झुकाएं और भुजाओं को शरीर के समानांतर रखें। और नंबर 5, टांगों को 8 से 12 इंच उठाएं। इससे रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर होने लगता है। टांगों को 8 या 12 इंच ऊपर उठाएं और जिससे रक्त जो संचार है वो मस्तिष्क तक होने लगता है। तंग वस्त्रों को ढीला करें। यदि बाहर ठंडक हो तो पीड़ित को गरमाते रहें। घायल व्यक्ति की हालत के बारे में रिकॉर्ड रखें, यानी घायल व्यक्ति की क्या हालत है उसका रिकॉर्ड रखें। अस्थिभंग से पीड़ित व्यक्ति को नीचे दिए गए व्यक्ति को दिए जाने वाले उपचार का उल्लेख कीजिए। तो अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर, जो हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके उपचार के लिए निम्नलिखित उपाय या उपचार किए जाते हैं। नंबर 1, पीड़ित व्यक्ति को जीवन को संभावित खतरे यानी DRABC की जांच करें। फिर तीव्र रक्तस्राव को नियंत्रित रखें। फ्रैक्चर वाली जगह को सहारा देने के लिए उस स्थान पर पर्याप्त पैडिंग लगाएं। फ्रैक्चर वाली जगहों को स्थिर रखें तथा हड्डियों को घाव में ज़बरदस्ती न घुमाएं। नंबर 5, दर्द कम करने और सूजन न आने देने के लिए प्रभावित हिस्से पर बर्फ रखें। तो ये होता है अस्थिभंग पीड़ित व्यक्ति का उपचार। प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? तो जो प्राथमिक उपचार है उसमें DRABC की जांच सब में अनिवार्य है और आप DRABC का पूरा इसका मतलब समझ चुके हैं। चेक फॉर डेंजर, चेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्स, चेक फॉर एयरवे, चेक फॉर ब्रीथिंग और इस तरह जो है उसमें दिया हुआ है सब। और चेक फॉर जो है जो ब्लड का सर्कुलेशन है, चेक फॉर सर्कुलेशन, ये सभी चीज़ें हर जो है प्राथमिक उपचार में जांच लेना चाहिए। तो अस्थिभंग में भी ये करना चाहिए। ORS घोल क्या है? तो देखो, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी हो जाती है। शरीर में लवण और जल की कमी की स्थिति में ORS एक जीवन रक्षक घोल है। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। ORS घोल तीव्रता से हमारे शरीर में संतुलन को बहाल करता है और शरीर में जल की कमी को दूर कर देता है। विष कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश, मतलब विष कितने प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं? तो विष 3 प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। नंबर 1, खा करके, यानी विषैले पदार्थ को खाने अथवा पीने से शरीर
में विष का संचार होता है। नंबर 2, श्वास लेने से जहरीली औद्योगिक गैसें, आग से उत्पन्न धुआं, रासायनिक वाष्प और पेट्रोल एवं डीजल से उत्पन्न प्रदूषण श्वास के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। और नंबर 3, सोखकर रोगाणुनाशक अथवा जीवाणुनाशक जहरीली दवाओं का छिड़काव करते समय त्वचा के संपर्क में आने पर उसे सोख लेती है और इस तरह हमारे शरीर में त्वचा के जरिए विष का प्रवेश हो जाता है। तापघात क्या है, इसका उपचार कैसे करें? तापघात शरीर की शीतक प्रणाली विफल हो जाने पर शरीर का तापमान अचानक बढ़ने लग जाता है तो इसे तापघात की स्थिति कहते हैं। तापघात के रोगी का प्राथमिक उपचार निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, रोगी के वस्त्र उतार कर या ढीले करके तथा उस पर पंखा करके उसके शरीर का तापमान कम करें। नंबर 2, गर्दन, बगलों और जांघों पर बर्फ़ या ठंडी गद्दियाँ रखें। नंबर 3, तरल पदार्थ दें और जिन्हें पसीना अधिक आता हो उन्हें अधिक से अधिक पेय पदार्थ सेवन के लिए दें। गर्म स्थान में न रहें। तो ये तापघात जो है के प्राथमिक उपचार हैं। विषाक्तीकरण की स्थिति में पीड़ित का उपचार कैसे करें? तो विषाक्तीकरण की स्थिति में पीड़ित का उपचार इस प्रकार करें। नंबर 1, सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति के जीवन को संभावित खतरा यानी जीवन को संभावित खतरा DRABC की जांच करें। इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। DRABC क्या है, जांच करें। विष के प्रभाव को मंद करने के लिए दूध अथवा जल दें। प्राणाधार संकेत चिन्हों पर नज़र रखें और सदमा न पहुंचने दें। उल्टी से निकले पदार्थ की मात्रा और रंग को ध्यान से देखें। पीड़ित के मुख की जांच करें और यदि कोई ऐसा वैसा पदार्थ दिखाई दे तो उसे निकाल दें। रोगी को हवादार स्थान पर रखें और चिकित्सा सहायता की प्रतीक्षा करें या रोगी को अस्पताल भेजें। खोज एवं बचाव दल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो क्या हैं और यह बताइए कि दल का गठन कैसे करना चाहिए। तो खोज और बचाव दल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्षतिग्रस्त इमारतों अथवा चक्रवाती तूफानी हवाओं के कारण टूटी इमारतों के मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना। नंबर 2, फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करना और उन्हें चिकित्सा के लिए भेजना। नंबर 3, खतरनाक एवं ध्वस्त इमारतों या ढांचों को अस्थायी रूप से सहारा देने एवं उसका बचाव करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करना। नंबर 4, मृतकों के शवों को सुपुर्दगी, बरामदगी एवं निपटान करना। स्थानीय समुदाय के लोगों को अपने बचाव के लिए सामग्रियों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दें और प्रदर्शन की जानकारी दें। खोज और बचाव दल का गठन करते समय अग्र बातों का ध्यान रखना चाहिए यानी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, खोज एवं बचाव दल में ईमानदार, दिलो दिमाग से चुस्त दुरुस्त, पेशे से दृढ़ संकल्पी पुरुष एवं महिलाएं स्वयंसेवक को लेना चाहिए। नंबर 2, खोज एवं बचाव दल के सदस्यों का शारीरिक डील डौल अच्छा हो और जो कोई संकट उत्पन्न होने पर पूरी क्षमता एवं तत्परता के साथ काम करने की इच्छा रखते हों। नंबर 3, पुरुषों और
पुरुषों एवं महिला स्वयंसेवकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों अथवा सेना कर्मियों अथवा ग्रामीण दस्तकारों एवं स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिक उपचार के लक्ष्य क्या हैं? तो प्राथमिक उपचार के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। नंबर 1, जीवन की रक्षा करना, तो अत्यावश्यक क्रियाओं को बहाल करना और उनको बनाए रखना, जीवन की मूल आधारभूत क्रियाओं वायु प्रवेश मार्ग, श्वसन और रक्त संचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। नंबर 2, हालत को बिगड़ने से रोकना, आगे और चोट न लगने देना, अर्थात हालत और न बिगड़ने देना। नंबर 3, स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में तेजी लाना, पीड़ित व्यक्ति को ढाढ़स बढ़ाना और ये यथासंभव दिलासा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। प्राथमिक उपचार का प्रमुख लक्ष्य है। बचाव दल बचाव कार्य की योजना किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाता है? तो बचाव कार्य की योजना बनाना, बचाव कार्य टीम भावना से किया जाता है और परिस्थिति के अनुकूल जवाबी कार्रवाई करने के लिए टीम के सदस्यों में तालमेल और योजनाबद्ध ढंग से काम करने की भावना होना जरूरी है। खतरे का आकलन करने के बाद बचाव दल निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर योजना बनाता है। नंबर 1, मानव शक्ति। उपलब्ध रहने पर बचाव दल कुशल व्यक्तियों का उपयोग कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय समुदाय की सहायता ले सकता है। नंबर 2, उपकरण। प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को बचाने के लिए रस्सियों, सीढ़ियों, बांस अथवा छड़ों, स्ट्रेचर, नौकाओं आदि का होना जरूरी है। कभी कभी यह सामान संकट स्थल पर बचाव दल को उपलब्ध नहीं होता है, अतः बचाव दल बैरलों, टीन के डिब्बों, ट्यूब आदि स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं। नंबर 3 तरीका है कि पीड़ितों को बचाने के कार्य से संबंध में अनेक तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। घायल व्यक्ति की हालत, उसे लगी चोट की गंभीरता और घायल व्यक्ति किस हालत में पाया गया है, इन सब बातों के आधार पर बचाव कार्य का तरीका तय किया जाना चाहिए। किसी क्षतिग्रस्त इमारत में प्रवेश करने से पूर्व प्रवेश करते तथा अंदर चलते फिरते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो किसी भी क्षतिग्रस्त इमारत में प्रवेश करने से पूर्व क्षतिग्रस्त इमारत में प्रवेश करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, इमारत के निर्माण की स्थिति और ढह गए हिस्सों को ध्यान से देखें। नंबर 2, यह देखें कि क्या दीवारों को किसी सहारे की ज़रूरत है। नंबर 3, कमज़ोर इमारतों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से सावधान रहें। क्षतिग्रस्त इमारत में प्रवेश करते समय हेलमेट पहनें और जोड़ा बनाकर काम करें, अकेले न जाएं। संभावित ध्वनियों को ध्यान से सुनें, एक दूसरे को पुकारते रहें। ऐसी क्षतिग्रस्त दीवार या अवरुद्ध दरवाज़ों से छेड़छाड़ न करें जो टूटे हुए हों या बाहर की ओर निकले हुए हों। नंबर 6, सभी नंगी तारों को करंट वाली तार समझें। अगला है क्षतिग्रस्त इमारत के अंदर चलते फिरते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। आग न सुलगाएं, दीवार के पास रहें, चलते फिरने के दौरान सावधान रहें, ढह गए हिस्सों से बाहर निकल रहे किसी भी चीज़ को न खींचें। यानी अगर ढह गए हिस्से से कोई चीज़ बाहर निकली हो उसको न खींचें। प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित कार्य योजना को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक उपचार
की कार्य योजना। यह कार्य योजना पीड़ित की जीवन रक्षा की जांच हेतु आवश्यक है। यह इस बात का आकलन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है कि क्या पीड़ित की हालत ऐसी है कि उसके जीवन को खतरा हो सकता है और क्या आपको तत्काल प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है या नहीं। यह कार्य योजना अंग्रेजी में DRABC कहलाती है। इसका अभिप्राय D अर्थात डेंजर खतरा की जांच करें, R अर्थात प्रक्रिया यानी रिस्पांस की जांच करें कि पीड़ित सचेत है या अचेत है, A का अर्थात वायुमार्ग एयरवे की जांच करें कि वायुमार्ग खुला है या अवरुद्ध है, बी अर्थात श्वास ब्रीथिंग की जांच करें, क्या छाती ऊपर नीचे चल रही है, क्या आप पीड़ित की सांस लेने की क्रिया सुन सकते हैं, सी अर्थात संचरण यानी सर्कुलेशन की जांच करें कि क्या आप नाड़ी देख सकते हैं, क्या आपको जीवित होने का आसार दिखाई देते हैं। तो इस तरह जो ये है कि डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथ और सर्कुलेशन। यहाँ एयरवे जो वायुमार्ग का है, तो वायुमार्ग का अर्थ है इसमें जिस मार्ग से सांस ली जाती है यानी नाक, वो खुला है कि उसमें कुछ है, क्योंकि वायुमार्ग खुला होना चाहिए तभी सांस अंदर जाएगी। ये वायुमार्ग हवाई जहाज़ वाला मार्ग नहीं है। जलन क्या है का क्या आशय है। जले हुए व्यक्ति के प्राथमिक उपचार कैसे करें। शुष्क ऊष्मा के संपर्क में आने के कारण त्वचा में जो क्षति पहुंचती है उसे जलन कहते हैं। अग्नि की लपटों, भाप, गर्म तरल पदार्थ, गर्म धातु, धूप, बिजली अथवा रसायनों के कारण जलने की घटनाएं होती हैं। जले हुए व्यक्ति के प्राथमिक उपचार निम्नलिखित तरह से किया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले तुरंत जले भाग को शीतल जल में डुबोएंगे या शीतल जल के कपड़े को भिगोकर उस स्थान पर रखेंगे। पूरी तरह शीतल होने में 10 मिनट लग सकते हैं। प्रभावित हिस्सों में सूजन आने या फफोले बनने से पहले आभूषण या तंग वस्त्र को उतार दें। ये इसलिए कि फिर सूजन आने पर वो निकलेगा नहीं। नंबर 3, प्रभावित भाग को शुष्क कीटाणु रहित मरहम पट्टी से ढक दें और कॉटन या अन्य रोएदार सामग्री का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उसमें कोई रोएदार या कॉटन का प्रयोग करेंगे तो उसमें वो चिपक जाता है, तो ऐसा न करें। नंबर 4, स्वयं को जोखिम में डाले बिना खतरे के स्थान से घायल को निकालेंगे तथा घायल व्यक्ति को कंबल में कसकर लपेटेंगे ताकि लपटों को हवा न मिल सके। उसका सिर नीचे की ओर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चोटग्रस्त हिस्सा पूरी तरह से ढका हुआ है कि नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम जीवन रक्षक जो कौशल है इसका अध्ययन कर चुके हैं और ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। अगला अध्याय अगले वीडियो में अगली बार आपके सामने पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक इस चैप्टर को 1-2 बार देख लें और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे नोट कर लें।